दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 6 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आपको बता दूं, जय हो स्टडी प्रत्येक माह की आपको करंट अफेयर्स मैगजीन उपलब्ध करा रहा है। नीचे दिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। जनवरी से मई माह तक की वर्ष भर का जो करंट अफेयर्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले। इसके अलावा अब मई माह से हमने इसको मेंस ओरिएंटेड भी कर दिया है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी परीक्षा की, सब में आपको ये पर्याप्त योगदान देगा। इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। आपके सुझाव भी अपेक्षित हैं, फीडबैक भी लगातार आप देते रहें। विभिन्न कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9453775039 पे जुड़ने के लिए। अमेरिका का ईगल एक्ट ये काफ़ी चर्चा में रहा, इमिग्रेट्स के लिए। 2 शब्द अक्सर चर्चा में आप सुनते होंगे, इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स। अर्थात इमिग्रेंट्स मतलब अप्रवास, नॉन इमिग्रेंट्स मतलब प्रवास। तो प्रवास का अर्थ होता है जनरली एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई जीव या मनुष्य आ जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। नॉन इमिग्रेंट कहेंगे, अर्थात वहाँ बसने की इच्छा नहीं है, कुछ समय के लिए गए फिर चले आए। अर्थात एक देश से अगर दूसरे देश किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं नागरिकता उस देश की हासिल हो गई है, आपको नागरिकता आपकी उसी देश की रहेगी जहाँ से आप आए हैं, और काम खत्म होने के बाद आप अपने देश चले गए। इसको क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे, नॉन इमिग्रेंट कहेंगे। इमिग्रेंट या अप्रवास क्या होता है कि जब आप किसी देश में बसने के लिए चले जाते हो तो इमिग्रेंट कहते हैं। तो अमेरिका जैसे देश भी, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, अक्सर वहाँ पर इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सैंक्शन इम्पोज करने की बात की थी अपने देश के नागरिकों को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि बाहरी जो लोग आते हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पर, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको दिक्कत होती है जॉब मिलने में। तो ऐसा लगा था कि काफ़ी कैपिंग कर देंगे और ज़्यादा प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन उनकी सरकार चली गई और वर्तमान में जो बाइडन की जो सरकार आई है इसने एक ऐसा फैसला लिया है अमेरिका का ईगल एक्ट, जिससे भारतीयों में काफ़ी खुशी की लहर है। और क्यों है आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने, जैसे उसके देश में अगर 10,000 लोगों को अनुमति प्राप्त है कि 10,000 बाहर से लोग आ सकते हैं यहाँ पर रहने, तो जितने भी विश्व के राष्ट्र हैं 7% सबका तय कर दिया गया था कि 7% ही किसी एक देश से आ सकते हैं। जैसे 1,000 है तो भारत से 70 लोग ही जा सकते हैं, पाकिस्तान से 70 लोग ही जा सकते हैं, अफगानिस्तान से भी 70 लोग ही जा सकते हैं। अब आप सोचो कि भारत की जनसंख्या कितनी? 130 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान की आबादी कितनी? तो अफगानिस्तान की आबादी और कम है। तो उनके लिए और भारत के लिए समान जो है व्यवस्था थी, ये जन्म आधारित एक प्रकार से व्यवस्था थी, बर्थ बेस्ड थी कि किसी भी देश से आप आएँ 7% ही आ पाएंगे जो हमारे यहाँ कैपिंग की गई है उसके अनुसार। लेकिन इस ईगल एक्ट ने वो कैपिंग हटाने का काम, अगर अभी हुआ नहीं है लेकिन निकट भविष्य में हो जाएगा। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो आप वहाँ का निम्न सदन है, वहां पर ये पास करने का प्रयास किया गया है, बिल पेश किया गया। अगर यह बिल पास हो जाता है और कानून का रूप ले लेता है तो अगले 7, 8, 9 वर्षों में ये काम किया जाना है। ऐसा नहीं कि एकाएक कर दिया जाएगा, 7, 8, 9 वर्षों में ये काम किया जाएगा। इस कैपिंग को जो 7% की है वो हटा दिया जाएगा और मेरिट बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। अर्थात जिसकी जो मेरिट रहेगी, जो ज़्यादा योग्य होगा वो वहाँ पर आ पाएगा। ऐसा नहीं कि कैपिंग हटा दी जाएगी। तो भारतीयों में इसको लेकर खुशी की लहर है, और उसका कारण भी है कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर देखा होगा तो भारतीयों में होगा। इसके कारण जो हैं उसमें मेन कारण है, मुख्य कारण है, एक तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पेशेवर्स बहुत ज़्यादा हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं। चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर लोग
अमूमन चाइना में ही उनकी कंडीशंस है कि वहीं पर वो जॉब करना चाहते हैं, उनको उनके अनुरूप जॉब भी मिल जाती है। बाहर कम जाना पसंद करते हैं अमेरिका ऐसे देशों में। लेकिन भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखा जाए विश्व भर में अगर परसेंटेज के हिसाब से तो 75% ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, इमिग्रेंट अप्रवासी बनना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये ईगल एक्ट अगर कानून का रूप लेता है तो निश्चित रूप से इससे भारतीय पेशेवरों को, भारतीयों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो वहाँ का निम्न सदन है, उसने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रतिदेश की सीमा को ख़त्म करने के लिए कानून को फिर से पेश किया है। इस कानून को ईगल एक्ट कहा जाता है और इसे भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया था, जो दशकों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड मतलब वहाँ अप्रवास के लिए, वहाँ इमिग्रेंट, वहाँ बसने के लिए जो वीज़ा प्रदान किया जाता है उसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। ईगल एक्ट 2021 क्या है? तो ईगल एक्ट को इक्वल एक्सेस, ध्यान रखिए पीसीएसजे वाले, एपीओ वाले, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी कहा जाता है। यह रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रति देश 7% की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। ये 7% जनसंख्या का 7% नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 7% जितने अनुमति है वहाँ पर लोग, जैसे कि 1 लाख लोगों को अनुमति है वहाँ के पॉलिसी के अनुसार कि 1 लाख लोग बाहर से आ सकते हैं, तो उस 1 लाख का 7% पर कंट्री, तो पाकिस्तान से भी 1 लाख का 7,000, भारत से भी 7,000 जाएंगे, इजराइल से भी 7,000 जाएंगे, अफगानिस्तान से भी 7, रसिया से भी 7 और चाइना से भी 7,000 जाएंगे। कितना भी ज़्यादा जनसंख्या वाला या कम जनसंख्या वाला देश हो, उससे मतलब नहीं है। तो इससे क्या होता था, योग्यता ज़्यादा योग्य, चूंकि भारत में लोग हैं, अमेरिका भी ऐसा मानना है, तो ज़्यादा लोग जो मेरिटोरियस लोग हैं वो अगर आना भी चाहें तो ये अगर सीमा समाप्त हो जाए तो नहीं आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरिट को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जन्म के आधार पर महत्व जो दिया जाता था उसको समाप्त करके, और इसको धीरे धीरे 9 वर्षों में समाप्त किए जाने की योजना है। अगर ये कानून पारित हो जाता है तो मौजूदा सीमा के कारण असाधारण योग्यता वाले भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश से एक व्यक्ति जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है, छोटे देश से कम योग्यता वाले व्यक्ति के पीछे इंतजार कर रहा है। इस प्रकार यह नया कानून भारतीय पेशेवरों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करेगा। अगर प्रतीक्षा समय 7% के अनुसार होता तो पूरा जीवन, कई दशक बीत जाते और नंबर ना आता। लेकिन अब क्या होगा, जो मेरिटोरियस होगा, असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति होगा, उसको वहाँ पर जगह मिल जाएगी। ठीक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज प्रोजेक्ट क्या है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ प्रोजेक्ट को इन्होंने लॉन्च किया। क्या नाम है इसका? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज। ये है क्या प्रोजेक्ट? तो विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जाने वाली बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चयन करने, समर्थन और निर्माण के लिए सेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अर्थात बुजुर्गों की जो देखभाल कर सके, जो उनके उपयोग के लिए जरूरी चीज़ें हैं, उनसे संबंधित जो स्टार्टअप हैं, जो उनके द्वारा प्रदान की वाली सेवाएं हैं, उनका चयन करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सेज प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप का चयन उनके नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा, जो आवास, स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों जैसे क्षेत्रों में प्रदान किया जा सकता है। केरल ने लॉन्च किया नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसने लॉन्च किया? केरल ने। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। यह शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ज्ञान कार्यकर्ताओं, नॉलेज वर्कर्स का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ता, जो कि नियुक्त करते हैं लोगों को, के साथ इंटरैक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी। एनटीपीसी बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हुआ। कौन? एनटीपीसी। एनटीपीसी किसके लिए? तो ये जो पानी और स्वच्छता एजेंडा को बढ़ाने के लिए कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है, जो कंपनियां इस क्षेत्र में काम करती हैं।
जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो एनटीपीसी लिमिटेड हाल ही में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। सीईओ वाटर मैंडेट कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की एक प्रतिष्ठित लीग है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए हैं जो जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं और पानी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सीईओ वाटर मैंडेट पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। सीधा सीधा प्रश्न, यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं प्रीलिम्स में। तो जल संरक्षण आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य नंबर 6 में आता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपने पानी और स्वच्छता एजेंडा को बढ़ाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है। 21वीं सदी की प्राथमिकता है एथेनॉल। तो भारत 2025 तक हासिल करेगा 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य। पहले ये लक्ष्य 2030 रखा गया था, 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना था, लेकिन अब 2025 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। इस मौके पर उन्होंने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 भी लॉन्च की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2025 तक ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था। इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जाता है। क्योंकि गन्ने का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा होता है और आगे भी लगातार होता रहेगा, इसलिए इथेनॉल का अक्षय स्रोत भारत में मौजूद है। इथेनॉल के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से होने वाले खतरों से सुरक्षित करता है। 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम इससे उत्सर्जित होता है। इतना ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है ये। इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। इसमें 35% तक ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्टेन नंबर बहुत कम लागत में प्राप्त की जा सकती है इससे। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आती है। तो एक इको फ्रेंडली फ्यूल है, इसीलिए इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, आगे भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह पर्यावरण और हमारी गाड़ियों दोनों के लिए ही सुरक्षित है। यह इंजन को भी सुरक्षित रखता है, इंजन की गर्मी को बाहर निकालता है। तो काफ़ी बहुउपयोगी है ये। इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जाता है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया, जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा निर्मित होता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, ईंधन के आसान और पूर्ण दहन की अनुमति। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है? हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। क्यों खबरों में रहा? राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में तेल और गैस की लीज को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। इस निर्णय का पर्यावरणविदों और आर्कटिक आदिवासियों ने स्वागत किया। बहुत समय से इसका विरोध किया जा रहा था, तो अभी निलंबित कर दिया गया, जिससे वहां के लोग प्रसन्न हैं। एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया, किस देश का था? तो ये सिंगापुर का था। क्या नाम था? एमवी एक्सप्रेस पर्ल। रसायन ले जाने वाला सिंगापुर बेस्ड पोत एमवी एक्सप्रेस पर्ल हाल ही में श्रीलंका के तट पर डूब गया। इस जहाज की आग को बुझाने और उसे गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए, जब जहाज की कड़ी जलमग्न हो गई। इसने श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा कर दिया है। इससे पानी में तेल व अन्य रसायनों का रिसाव हो सकता है। आईएलओ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? इसका उत्तर है 5.7%। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% होने का अनुमान है। आईएलओ ने अनुमान लगाया है बेरोजगार लोग,
वर्तमान में कितने हैं 2019 के अनुसार? 187 मिलियन के स्तर। इसके अलावा आईएलओ ने कहा कि 108 मिलियन श्रमिकों को गरीब या अत्यंत गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसाक हरजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या नाम है इनका? इसाक हरजोग। इसाक हरजोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।